दोस्तों इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 500 क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं इस पूरे क्लास को एक ही वीडियो में ख़त्म करूंगा, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा निचोड़ है। इस 500 क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस टॉपिक से भारतीय अर्थव्यवस्था जो सब्जेक्ट है, यहाँ से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? राइट आंसर है अर्थशास्त्र, यानी इकोनॉमिक्स जो है मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कहलाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? राइट आंसर है एडम स्मिथ जो है ये आधुनिक अर्थव्यवस्था के जनक हैं। इनकी फ़ोटो भी देख सकते हैं। द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी है। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं। जब किसी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक हैं और इनको भारत रत्न भी मिल चुका है पीवी नरसिम्हा राव जी को। उदारीकरण का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। इनको उदारीकरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे साथियों, 1998 में इनको मिला था और इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए मिला था। ठीक है, तो आपको ये भी इनका क्षेत्र याद रखना है, कई बार डिटेल में पूछ लेता है किस क्षेत्र के लिए? कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। अमर्त्य सेन को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था? राइट आंसर है 1999 में अमर्त्य सेन को भारत रत्न दिया गया था। अर्थशास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर है 2, यानी कि पहला है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, विश्व जीडीपी रैंकिंग सूची 2023 के अनुसार दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है? तो भारत जो है साथियों दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1950 में हुई थी। और देखिए फ्रेंड्स, ये आप NSSO का लोगो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग यानी नेशनल स्टैटिकल कमीशन की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर स्वीकार की गई थी? राइट आंसर है सी रंगराजन समिति की स्थापना, और इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है साथियों? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के बारे में हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो इसका मुख्यालय भी फ्रेंड्स कई बार पूछ लेता है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, SSC, रेलवे, PSC, पुलिस या फिर कोई भी गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे टॉपिक, ये सारे एग्जाम्स के लिए टॉपिक हमारा है, क्योंकि आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी नेशनल स्टैटिक्स डे प्रतिवर्ष किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राइट आंसर है पीसी महालनोबिस, यानी 29 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है नेशनल स्टैटिक्स डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है पीसी महालनोबिस। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किसने और कब किया था? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी जी ने 1863 में किया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है तृतीयक क्षेत्र, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान इसी क्षेत्र का, तृतीयक क्षेत्र का। मानव विकास सूचकांक यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNDP के द्वारा, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? राइट आंसर है महबूब उल हक के द्वारा 1990 में इसको विकसित किया गया था और ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे साथियों। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे पाकिस्तान के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी देश या विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? राइट आंसर है जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र शुरू करने का श्रेय जाता है।
थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखी? जॉन मेनार्ड किन्स, इन्होंने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम के लिए आपको इसको 5 स्टार मार्क कर लेना चाहिए। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार डायरेक्ट पूछ लेता है। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? तो 20 रुपये प्रति व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली एजेंसी का नाम क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है साथियों भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों की समान भागीदारी होती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में फ्रेंड्स निजी और सरकारी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट जो है दोनों का भागीदारी होती है, पार्टनरशिप होती है। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारत की। मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाने वाला सर्वप्रथम देश कौन सा था? राइट आंसर है फ्रांस। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है, क्या कहते हैं उसको? खुली अर्थव्यवस्था। जैसे कि हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, इन देशों की अर्थव्यवस्था क्या है? ओपन इकोनॉमी है, यानी खुली अर्थव्यवस्था है जिसमें दूसरे देशों के साथ व्यापार करने पर कम से कम प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की किस शाखा में किसी व्यक्तिगत, परिवार या किसी फर्म का अध्ययन किया जाता है? राइट आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र। नेक्स्ट है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी अधिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रों की भागीदारी न्यूनतम हो, वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था कहलाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? जिसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी ज़्यादा हो और पब्लिक सेक्टर की भागीदारी उसमें कम हो, उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण नीति अपनाई जाती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम लाभ और न्यूनतम कल्याण नीति अपनाई जाती है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत सरकार द्वारा तय किया जाता है? तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आपूर्ति और कीमत गवर्नमेंट द्वारा तय की जाती है। न्यूनतम लाभ और अधिकतम कल्याण की नीति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत अपनाई गई है? तो राइट आंसर है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के किस देश द्वारा मुख्य रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, आप क्वेश्चंस का लेवल देख के समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑल एग्जाम के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो आपका एक भी प्रश्न साथियों यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। मैंने बहुत मेहनत करके पूरा अर्थशास्त्र का निचोड़ यहाँ पर रख दिया है। वह अर्थव्यवस्था जिसमें ना तो आयात और ना ही निर्यात होता है, कैसी अर्थव्यवस्था कहलाती है? बंद अर्थव्यवस्था। यानी जैसे कि उत्तर कोरिया जो हो गया साथियों, यहाँ पर तानाशाही शासन चलता है, यहाँ ना तो आयात होता है ना ही निर्यात होता है, इसको क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो टोटल 3 क्षेत्रों में बांटा गया फ्रेंड्स। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर करता है? तो जो साथियों जो प्राथमिक क्षेत्र है ये पर्यावरण पर निर्भर करता है, जैसे कि भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और खनन। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय योजना समिति यानी नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किसके द्वारा किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा सारे बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे बराबर हमारे चैनल का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, और राष्ट्रीय विकास समिति यानी कि इसको NDC भी कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नियोजन विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है? तो द्वितीयक क्षेत्र जो है साथियों ये वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है। सभी प्रकार के उद्योगों का संबंध किस क्षेत्र से है? राइट आंसर है द्वितीयक क्षेत्र से।
यानी जो लोहा उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि, ये क्या है साथियों, ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बनते हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत। जैसे कि तृतीयक क्षेत्र में क्या आता है साथियों? बीमा, बैंकिंग, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, संचार, पर्यटन, ये सब क्या है? ये तृतीयक क्षेत्र में आते हैं साथियों। तो यहाँ पर हमने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र देख लिए हैं। आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो जॉन मेनार्ड कीन्स। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं? तो राइट आंसर है अभिजीत बनर्जी को 2019 में मिला था इनको। और पहले कौन थे? पहले अमर्त्य सेन थे साथियों। ठीक है। किस अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई गई है? तो विकसित अर्थव्यवस्था में फ्रेंड्स राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट है, हस्तक्षेप का सिद्धांत यानी जो लेजिस फेयर का प्रतिपादन किसने किया था? एडम स्मिथ ने किया था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये साथियों न्यास सिद्धांत यानी ये जो है ट्रस्टीशिप पर आधारित है। नेक्स्ट है, समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है साथियों, इसका जनक किसे माना गया है? कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का साथियों जनक जो है माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत जो है कहा जाता है। फ्रेंड्स, किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है आर्थिक समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड किसे माना जाता है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त की थी? तो 2006 से 7 के बीच में 9.6% साथियों सर्वाधिक आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त की थी। सकल घरेलू उत्पादन यानी जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? आर्थिक विकास दर यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेट। हिंदू वृद्धि दर यानी हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से है फ्रेंड्स। ठीक है, हिंदू ग्रोथ रेट का। भारत में सिक्कों की ढलाई किन स्थानों पर होती है? तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्कों की ढलाई होती है। याद रखिएगा, 1988 में स्थापना की गई। कहाँ कहाँ पर? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में सिक्कों की ढलाई होती है। नेक्स्ट, भारत में 1 रुपया का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपया का नोट जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं फ्रेंड्स 1 रुपये के नोट पर। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप ना जो है 5 स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1 रुपये के अलावा अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो आरबीआई गवर्नर के साथियों। 1 रुपये के अलावा जो अन्य नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आरबीआई गवर्नर के। भारत में देश के विदेशी मुद्रा भंडार का विरक्षक कौन है? तो आरबीआई है यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तथा राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय का विलय कर किस नई संस्था को स्थापित किया गया? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि किसने तैयार की थी? एमएस विश्वेश्वरैया ने 1934 में तैयार की थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना किसने प्रतिपादित की थी? नारायण अग्रवाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को किस अनुसूची का विषय बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण कब से किया गया था? 1 अप्रैल 1951 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स योजना आयोग का गठन किया गया था भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए। नेक्स्ट देखिए, योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को फ्रेंड्स योजना आयोग का गठन किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए गठित योजना आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा साथियों की जाती थी। किसके द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी दी जाती थी?
तो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है दी जाती थी, क्योंकि अभी वर्तमान में साथियों योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राइट आंसर है 6 अगस्त 1952 को। भारत में किस व्यक्ति द्वारा पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पेश की गई थी? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1951 से 1956 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? राइट आंसर है हेराल्ड डोमर मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि को। किस सिंचाई परियोजना को प्रथम पंचवर्षीय योजना काल के दौरान शुरू किया गया था? राइट आंसर है भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना और ब्यास परियोजना। इन तीनों परियोजनाओं को पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है शुरू किया गया था। नेक्स्ट है किस देश से भारत में पंचवर्षीय योजना को अपनाया गया है? तो राइट आंसर है रूस। साथियों जो पंचवर्षीय योजना है भारत में रूस से अपनाया गया है। नेक्स्ट देखिए भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक योजना को किस सूची में रखा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 से 1961 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था दूसरी पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स ये जो योजना मॉडल है ना, ये एग्जाम में यहाँ से बहुत बार प्रश्न बनते हैं और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ आपको फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप यहाँ से लगभग कम से कम आप 8 से 10 प्रश्न साथियों लगभग जीएस में यहाँ से बनते हैं अर्थव्यवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी? उद्योग या खनिज को। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से बड़े कारखाने स्थापित किए गए थे? तो ध्यान रखिएगा दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। फ्रेंड्स देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बनता है। किस व्यक्ति को भारतीय आर्थिक योजना का जनक कहा जाता है? सर एम विश्वेश्वरैया को भारतीय आर्थिक योजना का जनक इनको कहा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1961 से 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस देश की सहायता से की गई? तो ये रूस की सहायता से झारखंड में की गई थी 1964 में फ्रेंड्स। ठीक है, तो जो बोकारो आयरन स्टील जो इंडस्ट्री है ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। किस क्रांति की शुरुआत तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के समय हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किस कृषि वैज्ञानिक को कहा जाता है? तो याद रखिएगा एमएस स्वामीनाथन को। और फ्रेंड्स इनको 2024 में भारत रत्न सम्मान जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है फ्रेंड्स, इनको जो है दिया गया है। ठीक है, मरणोपरांत दिया गया। तृतीय पंचवर्षीय योजना के असफल होने का मुख्य कारण क्या था? तो एक तो भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में, दूसरा भारत पाक युद्ध 1965 में, तीसरा अभूतपूर्व सूखा। इसलिए तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या हो गई थी? असफल हो गई थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1969 से 1974 तक जो है साथियों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है। अभी तो आपको पूरे 400 क्वेश्चन और करने हैं कंप्लीट इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप इसलिए बीच में साथियों इसको 2 पार्ट में भी देख सकते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और आर्थिक क्षेत्र में आर्थिक स्थिति में स्थिरता। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी चौथी पंचवर्षीय योजना। किस क्रांति का प्रारंभ चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था? श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड। गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था साथियों? मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना, 5 स्टार। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछता है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का लक्ष्य था? तो आपको याद रखना है पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? राइट आंसर 1974 से 1978 तक। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा?
1980 से 1985 तक। तो ये भी आपको फ्रेंड्स जो है याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, ठीक है। लुढ़कती हुई योजना यानी कि रोलिंग प्लान का संबंध किस योजना से है? अनवरत योजना। और आपको बता दें कि जनता पार्टी की सरकार द्वारा मोरारजी देसाई के नेतृत्व में 1978 से 83 अवधि के लिए बनाई गई थी अनवरत योजना। नेक्स्ट देखिए, भोजन, काम और उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में दिया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1985 से 1990 तक। सातवीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस मॉडल पर आधारित थी? डब्ल्यू मिलर मॉडल पर। सातवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? रोजगार के अधिक अवसर जुटाना, न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली, देसी तकनीकी का विकास। फ्रेंड्स, अर्थव्यवस्था के सारे टॉपिक इस वीडियो में हम देखेंगे। किस योजना का आरंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था? तो जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ सातवीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। किस पंचवर्षीय योजना के काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना के समय। आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो राइट आंसर है मानव संसाधन का विकास, रोजगार का विकास, शिक्षा व जन स्वास्थ्य। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। भारत सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण उपलब्ध कराने के लिए संस्था की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय महिला कोष की कब की गई थी? 1993 में। देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तीव्रतम एवं समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? राइट आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग का गठन किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किया गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था, 2012 से 17 में। नीति आयोग का गठन कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1 जनवरी 2015 को। नीति का फुल फॉर्म यहाँ पर होगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो याद रखिएगा। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री इसके जो है पदेन अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के। नेक्स्ट देखिए, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी और 1997 से 2002 के बीच में। नेक्स्ट देखिए, नाबार्ड तथा एग्जिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना कार्यकाल के समय हुई? छठी पंचवर्षीय योजना के समय 1980 से 85 के दौरान हुई थी। भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी पेपर मनी की शुरुआत किस वर्ष की गई? राइट आंसर है 1862 में भारत में सबसे सर्वप्रथम कागजी मुद्रा यानी पेपर मनी की शुरुआत हुई थी, यानी नोट प्रचलन हुआ था। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रवास की प्रवृत्ति यानी क्विक माइग्रेशन ट्रेंड होती है, ऐसी मुद्रा क्या कहलाती है? गर्म मुद्रा यानी हॉट मनी। स्मार्ट मनी या प्लास्टिक मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए। बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो सातोशी नाकामोतो ने साथियों ये बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का प्रचलन शुरू किया था। भारतीय रुपया किस वर्ष तक 16 आनों में विभाजित था? 1957 तक। आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है? टोटल 17 भाषाएं होती है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वह मुद्रा जिसका वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो उसे क्या कहते हैं? प्रामाणिक मुद्रा। प्रामाणिक मुद्रा यानी कि स्टैंडर्ड मनी। विशेष आहरण अधिकार यानी स्पेशल ड्राइविंग राइट्स किस प्रकार की मुद्रा का उदाहरण है? तो ये एक आर्टिफिशियल मुद्रा यानी कि कृत्रिम मुद्रा। आर्टिफिशियल हिंदी में कृत्रिम कहते हैं। भारत में मुद्रा गुणक यानी मनी मल्टीप्लायर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? आरक्षित मुद्रा के रूप में। पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट तथा चेक किस प्रकार की मुद्रा के प्रकार हैं? तो ये साथियों ऐच्छिक मुद्रा यानी ऑप्शनल मनी। मुद्रा प्रसार यानी करेंसी एक्सपेंशन से क्या तात्पर्य है? तो अर्थव्यवस्था में ऊंची कीमतों का होना, मुद्रा प्रसार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2020 तक एक वैश्विक डिजिटल करेंसी लिब्रा तथा एक डिजिटल वॉलेट कैलिब्रा जारी करने की घोषणा किसने की थी? तो फेसबुक जो कंपनी इसने किया था। फेसबुक का भी नया नाम हो गया है मेटा। क्या हो गया है? मेटा। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सर्वप्रथम आधुनिक बैंकिंग का
विकास किस देश में हुआ था? इटली में हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 1935 में। भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रथम प्रयास किस आयोग ने किया था? राइट आंसर है चैम्बरलिन आयोग, वर्ष 1914 में। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1921 में। भारतीय रिजर्व बैंक को कितने मूल्य तक के करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है? तो 10,000 तक। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ओसवान स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। विश्व की 5वीं ऐसी मुद्रा जिसका अपना प्रतीक यानी सिंबल है तो भारतीय रुपया। ये आप जो देख रहे हैं साथियों, ये क्या है? ये भारतीय रुपया का सिंबल है। भारतीय रुपया का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? उदय कुमार ने किया था 2010 में। साथियों, भारतीय रुपया का जो प्रतीक चिन्ह, ये जो आप देख रहे हैं ये रुपया का प्रतीक चिन्ह, इसको डिजाइन किसने किया था? उदय कुमार ने। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग संरचना के सुधारों से। भारत में व्यावसायिक बैंकों द्वारा साख सृजन यानी क्रेडिट क्रिएशन का नियंत्रण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है मुंबई में। भारत में केंद्रीय बैंक और बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। भारत में सिक्के जारी करने तथा नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? आरबीआई। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1975 में। भारत का प्रथम निजी बैंक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद बैंक, जो भारत का साथियों पहला प्राइवेट बैंक था। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वाणिज्य पत्र यानी कॉमर्शियल पेपर किसके लिए साख का स्रोत है? कारपोरेट उद्योग। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? तो बैंकों में वित्तीय सुधार से। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष यानी अकाउंटिंग ईयर की अवधि है 1 जुलाई से 30 जून। वर्ष 2008 में वित्तीय क्षेत्रों में सुधार हेतु जिस समिति का गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? रघुराम राजन। वाणिज्यिक बैंक किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। विश्व का प्रथम केंद्रीय बैंक कौन सा था? तो ये था स्वेरिजेस रिक्स बैंक, यानी स्वीडन में था ये। इसकी स्थापना हुई थी 1668 में। साथियों, ये विश्व का पहला केंद्रीय बैंक था। इसका नाम है स्वेरिजेस रिक्स बैंक। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। इनका कार्यकाल 1943 से 1949 तक था। आरबीआई की इस प्रणाली के तहत करेंसी नोट जारी करता है? तो नियत न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के तहत जो है आरबीआई नोट जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक को कुल कितना रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है? सही उत्तर है 200 करोड़ का जो है कुल रिजर्व कोष अपने पास रखना होता है। किस आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की गई थी? हिल्टन यंग आयोग की स्थापना पर आरबीआई की सिफारिश की गई थी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख जो हैं, ये आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय कौन थे गवर्नर? सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। सीडी देशमुख का कार्यकाल कब से कब तक था? 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक। कोई भी बैंक अपनी शाखा का स्थानांतरण किसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता? तो आरबीआई की अनुमति के बिना नहीं कर सकता है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं? तो आरबीआई के द्वारा। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1894 में की गई थी पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना। भारत का पहला व्यापारिक बैंक कौन सा था? जनरल बैंक ऑफ इंडिया, 1786 में स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1790 में। भारतीयों द्वारा प्रबंधित सीमित दायित्व का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक, 1881 में स्थापना हुई थी। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक था, पीएनबी। पूर्ण रूप से भारतीयों द्वारा प्रबंधित बैंक था ये। ठीक है, नेक्स्ट है, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1806 में। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब हुई थी? 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई? 1843 में। किन 3 बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। 1 जुलाई 1955 से में राष्ट्रीयकरण के उपरांत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को किस नाम से जाना गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को
जो राष्ट्रीयकरण हुआ था उसके बाद से इसको एसबीआई कहा जाने लगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष 8 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सहायक दर्जा दिया गया? 1959 में। एसबीआई की विज्ञापन पंक्ति क्या है? विन यू ऑल द वे। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? वो है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। भारत में कितने करेंसी नोट छापने की प्रेस है? तो ये 4 है टोटल। एक देवास मध्य प्रदेश में, दूसरा नासिक महाराष्ट्र में, तीसरा मैसूर कर्नाटक में, चौथा साल्वोनी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो करेंसी नोट छापने की कहाँ कहाँ पर है ये ध्यान रखिएगा। देवास मध्य प्रदेश, नासिक, मैसूर, साल्वोनी पश्चिम बंगाल। सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई? एसबीआई। भारत में प्रथम महिला बैंक की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई भारत में प्रथम महिला बैंक। भारत के किस बैंक ने सबसे पहले चीन में अपनी शाखा स्थापित की थी? तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। भारत में पहला इस्लामिक बैंक कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि, केरला में। प्रथम बैंक क्रेडिट कार्ड कब और किस देश द्वारा निर्मित किया गया था? बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा 1959 ईस्वी में। भारत के किस व्यावसायिक बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक ने सबसे पहले चलती फिरती एटीएम, मोबाइल एटीएम सेवा शुरुआत किया था? तो आईसीआई बैंक ने साथियों, आईसीआईसीआई बैंक ने कॉमर्शियल बैंक था जो पहला चलता फिरता एटीएम चालू किया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। बैंकों के पूंजी पर्याप्तता यानी कैपिटल एडेक्वेसी के मापन के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रयोग किया जाता है? बेसल मानक। किस समिति की अनुशंसा पर नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी? शिव रमन सिंह समिति की सिफारिश पर किया गया था 1982 में। ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का संचालन कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस समिति की अनुशंसा पर भारत में जोखिम परिसंपत्तियों के 9% न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता यानी मिनिमम कैपिटल एडेक्वेसी का प्रावधान किया गया है? नरसिम्हन समिति। कर्ज को लौटाने में समर्थ होने के बावजूद जानबूझकर कर्ज न लौटाने वाले ऋणी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको इरादतन चूक करता। आयात निर्यात बैंक यानी एग्जिम बैंक कब स्थापित हुआ था? 1982 में। बैंकों में जमा राशि बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर है मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है। रेखी समिति का संबंध किससे है? राइट आंसर है अप्रत्यक्ष कर के संबंध में सुझाव हेतु। जब निश्चित समयावधि में अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि होने लगती तो उसे क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। नेक्स्ट है, भारत में मुद्रास्फीति की दर माप किस आधार पर किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक तथा श्रमिक के जीवन निर्वाह सूचकांक के आधार पर। औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कौन जारी करता है? श्रम ब्यूरो। जब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती है तो मुद्रा के मूल्य में कमी किस कारण आती है? मुद्रास्फीति के कारण। मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी दर के मध्य संबंध किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फिलिप्स वक्र के द्वारा। वाणिज्य बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? सांविधिक तरलता अनुपात के माध्यम से जो है कॉमर्शियल बैंक सरकार वाणिज्य बैंक को यानी कि जो वाणिज्य बैंक है सरकार को किस माध्यम से उधार देता है? तो एसएलआर यानी कि सांविधिक तरलता अनुपात। भारत में व्यापारिक बैंकों की देनदारियों में सबसे महत्वपूर्ण अंश किसका है? सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। हेलीकॉप्टर मुद्रा की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस अमेरिकी अर्थशास्त्री ने किया था? मिल्टन फ्रीडमैन। वह स्थिति जब मुद्रास्फीति और मुद्रा अपस्फीति की अवस्था साथ साथ उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्क्यूफ्लेशन। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति एवं मंदी की एक साथ उपस्थिति क्या दर्शाती है? गतिहीन स्फीति। ऋण की सीमाओं में परिवर्तन करना साख नियंत्रण की किस रीति के प्रयोग के द्वारा संभव है? तो गुणात्मक साख नियंत्रण यानी कि इसको कहते हैं क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल।
वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में सतत गिरावट किस कारण होती है? तो अपस्फीति के कारण। मौद्रिक नीतियों की समीक्षा कितने अंतराल पर की जाती है? प्रत्येक 2 माह के उपरांत पर मौद्रिक नीतियों की समीक्षा की जाती है। नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो और खुला बाजार कार्रवाई किसके साधन है? मौद्रिक नीति के। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? इसको बैंक दर या बैंक रेट भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का नियमन कौन करता है? तो भारत का आरबीआई करता है। अल्पकालीन अवधि के लिए जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंक से नकदी प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा एवं आरक्षित राशि का निर्धारण भाग क्या कहलाता है? नगद आरक्षित अनुपात। राज्य भविष्य निधि के अंतर्गत सरकार से प्राप्त मुद्रा को किस कोष में जमा किया जाता है? सार्वजनिक लेखा निधि में। भारत में मुद्रास्फीति मानक की सबसे लोकप्रिय माप क्या है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक के आधार पर। ऑपरेशन द्विष्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? रिजर्व बैंक द्वारा। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसानों एवं ग्राहकों को जिस दर पर ऋण देते हैं उस दर को क्या कहते हैं? उस दर को आधार दर यानी बेस रेट कहते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? तो वस्तुओं और सेवाओं दोनों की कीमतों के आधार पर। वस्तुओं और सेवाओं की मांग की अपेक्षा आपूर्ति अधिक हो जाए तो इनकी कीमतों में गिरावट आती है। इसे क्या कहते हैं? इसे मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन कहते हैं। मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? रिजर्व बैंक के गवर्नर होते हैं। मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? टोटल 6 सदस्य होते हैं। इसमें 3 सदस्य आरबीआई के प्रतिनिधि, 3 सदस्य की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वे ऋण जिनकी ब्याज दर परिवर्तनशील होती है क्या कहलाती है? फ्लोटिंग रेट लोन्स। नेक्स्ट है, औद्योगिक प्रतिभूतियों के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है? शेयर एंड डिवेंचर। नेक्स्ट है, वे प्रतिभूतियां जिनकी परिपक्वता अवधि 365 दिन से अधिक की होती है क्या कहलाती हैं? बॉन्ड। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व में सर्वाधिक पूंजी जुटाने वाली कंपनी कौन सी है? सऊदी आरामको, जो सऊदी अरब की है। बुलिश और बियरिश अवधारणा किससे संबंधित है? ये शेयर बाजार से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 12 अप्रैल 1988 को। भारतीय स्टॉक मार्केट का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स, सेबी का फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी के क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ कहाँ स्थित है? कोलकाता, दिल्ली और चेन्नई में जो है सेबी के क्षेत्रीय मुख्य कार्यालय स्थित है। सेबी का संपूर्ण प्रबंधन कितने सदस्यों की देखरेख में होता है? टोटल 6 सदस्यों की देखरेख में होता है। सेबी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? टोटल 3 वर्ष का। राष्ट्रीय शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संतुष्टि किस समिति ने की थी? पेरवानी समिति 1991 में। राष्ट्रीय शेयर बाजार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई के वर्ली में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1875 में। नेक्स्ट है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? राइट आंसर दलील स्ट्रीट मुंबई में जो है दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर नीदरलैंड्स में एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज 1602 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी थी? इन्फोसिस। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? सेंसेक्स है, BSE, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का संवेदी सूचकांक, संवेदी शेयर सूचकांक क्या है? निफ्टी या 50। गिल्ड एज्ड बाजार किससे संबंधित है? सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से, ठीक है। गिल्ड एज्ड जो है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु किस समिति का गठन किया गया था?
KR वेणुगोपाल समिति। कोई बाजार क्रेता बाजार कब कहलाता है? जब मांग से पूर्ति अधिक होती है। भारत के विनिवेश आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV रामकृष्ण। ऐसे लोग जो द्वितीयक बाजार की अपेक्षा प्राथमिक बाजार में निवेश करना पसंद करते हैं क्या कहलाते हैं? स्टैक। मुद्रा बाजार का नियमन और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? RBI के द्वारा। भारत सरकार द्वारा 1993 में रंगराजन समिति की नियुक्ति किस लिए की गई थी? पूंजी विनिवेश के लिए। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1 सितंबर 1956 को। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1998 से 99 में। RN मल्होत्रा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? बीमा क्षेत्र से। साख निर्धारण के संबंध में भारत की सबसे पुरानी क्रेडिट रेटिंग संस्था कौन सी है? क्रिसिल है। वर्ष 1987 में स्थापना हुई थी। पूंजी बाजार तथा उद्योग जगत में प्रतिष्ठित एवं बड़ी कंपनियों को किस नाम से जाना जाता है? ब्लू चिप कंपनी के नाम से जाना जाता है। कौन सी एकमात्र कंपनी है जो भारत में भारतीय डिपॉजिटरी रसीद के रूप में सूचीबद्ध है? तो वो है स्टैंडर्ड कैरेक्टर बैंक। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ठीक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट देखिए, भारतीय पूंजी बाजार घोटाले की पुनर्वृत्ति को रोकने के लिए भारत सरकार ने किसे नियामक शक्तियां यानी रेगुलेटरी पावर सौंपी है? सेबी को। जापान स्टॉक एक्सचेंज का अंश मूल्य सूचकांक क्या है? निक्की। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मूल्य सूचकांक क्या है? डो जोन्स। कोस्पी किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक है? दक्षिण कोरिया का है। इटली स्टॉक एक्सचेंज का मूल्य सूचकांक क्या है? मिबलेट। फ्रांस के स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या है? CAC। ब्राजील के स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक क्या है? बोवेस्पा। भारत में सर्वप्रथम आयकर कब लगाया गया था? 24 जुलाई 1860 में। भारत में प्रत्येक वर्ष किस दिन आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे मनाया जाता है? 24 जुलाई को मनाया जाता है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने वाला कौन सा मंत्रालय है? वित्त मंत्रालय। कृषि आयकर सर्वप्रथम कब लगाया गया था? 1938 में बिहार में। शराब पर उत्पाद कर यानी एक्साइज ड्यूटी किसके द्वारा लगाया गया था? राज्य सरकार के द्वारा। संशोधित मूल्यवर्धित कर यानी रिवाइज्ड वैल्यू एडेड टैक्स का संबंध किससे है? उत्पाद कर से। भारत में सबसे पहले मूल्यवर्धित कर लागू करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा है। फ्रेंड्स, वर्ष 2005 में सबसे पहले इसने वैल्यू एडेड टैक्स लगाया था यानी वैट। भारत सरकार के बजट में न्यूनतम वैकल्पिक कर यानी मैट का समावेश कब किया गया था? वर्ष 1996-97 में। जब आय में वृद्धि होने के साथ उस पर लगने वाले कर की दर में वृद्धि हो तो उसे कौन सी प्रणाली कहते हैं? प्रगतिशील प्रणाली कहते हैं। भारत में आयकर की शुरुआत किसने की थी? तो जेम्स विल्सन ने की थी। निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स किस पर लगाया जाता है? घरेलू एवं विदेशी दोनों कंपनियों पर लगाया जाता है। आयात निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? सीमा कर यानी कस्टम ड्यूटी। आयकर अधिनियम की धारा 88 के अंतर्गत कर छूटों को समाप्त करने के लिए अनुशंसक की समिति ने की थी? केलकर समिति। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वित्त का प्रमुख स्रोत क्या है? उपकर यानी सेस। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर आधार पर लगाया गया अन्य कर क्या कहलाता है? उपकर। सेवा कर, बिक्री कर, उत्पाद कर तथा सीमा शुल्क किस कर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स। व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ब्याज कर तथा प्रतिभूति व्यवहार कर किस प्रकार कर की श्रेणी में आते हैं? केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष कर श्रेणी में। भू राजस्व कर, कृषि आयकर, व्यवसाय कर, रोजगार पर कर तथा पथ कर किस प्रकार के टैक्स में आते हैं? ये तो राज्य सरकार की डायरेक्ट टैक्स श्रेणी में आते हैं यानी प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट देखिए, बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प शुल्क, व्यवसाय टैक्स, ठीक है, राज्य उत्पाद टैक्स, वाहनों पर टैक्स, शिक्षा उपकर, सट्टेबाजी पर टैक्स, डीजल पेट्रोल पर बिक्री कर किस प्रकार का कर की श्रेणी में आते हैं? राज्य सरकार की इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाता है? सिन टैक्स। स्टाम्प शुल्क का आरोपण किसके द्वारा आरोपित किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा। स्टाम्प शुल्क का संग्रह और विनियोजन कौन करता है? राज्य सरकार। पहली बार सेवा कर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1994-95 में। कर के ऊपर लगाया गया अतिरिक्त कर क्या कहलाता है? अधिभार यानी सरचार्ज। भारत में जीएसटी को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था? असम था। ठीक है, याद रखिएगा।
कर ढांचे में सुधार के लिए सुझाव देने हेतु किस समिति का गठन किया गया? चलैया समिति 1991 में। भारत में सबसे ज़्यादा राजस्व किससे प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से। वाचू समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? प्रत्यक्ष कर से। एल.के. झा समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? अप्रत्यक्ष कर से। पार्थ सारथी शीम समिति का संबंध किस से है? कर नीति से। वाईवी रेड्डी समिति का संबंध किस से है? आयकर छूटों की समीक्षा से। केलकर समिति का संबंध किस कार्य क्षेत्र से है? प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कर से। नीति आयोग के उपाध्यक्ष नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। थोक मूल्य सूचकांक यानी WPI कौन जारी करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा। विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है? विवादित कर राशि के भुगतान से। वैट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? विल्हेम वॉन सीमेंस ने 1918 में। राज्य स्तर पर वैट किस कर के स्थान पर लागू हुआ था? बिक्री कर पर। काले धन को सफ़ेद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मनी लॉन्ड्रिंग यानी मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। वर्ष 2012 से मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाने के उद्देश्य से कौन सा नया कर लगाया गया? एंजल टैक्स जो लगाया गया साथियों। अब इसको लेकिन इस बजट 2024 में साथियों एंजल टैक्स को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया है। कौन सा नियम या कानून कर चोरी करने वाली की पहचान करता है? गार यानी कि जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ठीक है। बाजार की सकारात्मक गतिविधियों से उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित कर को क्या कहते हैं? पाइथागोरस टैक्स। भारत में वस्तु और सेवा कर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की व्यवस्था कब से लागू की गई? 1 जुलाई 2017 से। भारतीय जीएसटी मॉडल किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? कनाडा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने जीएसटी लागू किया था? फ्रांस ने 1954 में। जीएसटी परिषद में सम्मिलित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 33। जीएसटी में भारत में जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम है। इस क्वेश्चन में 5 स्टार मार्क कर लेना आप। ठीक है। भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? असीम दास गुप्ता। जीएसटी पंजीकरण के कुल कितने अंक हैं? टोटल जीएसटी में 15 अंक होते हैं। भारत में जीएसटी का प्रस्ताव कब लाया गया था? 2000 में। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस मनाया जाता है। जीएसटी की चोरी करने में कितने साल की सजा का प्रावधान है? 5 वर्ष का। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया है? अनुच्छेद 279 ए के तहत। जीएसटी के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। जीएसटी नेटवर्क के साथ जुड़ी भारत की 2 बड़ी कंपनी कौन सी? इन्फोसिस और विप्रो। बजट किस प्रकार का लेख पत्र है? सरकार की राजकोषीय नीति का। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय किस वायसराय को जाता है? लॉर्ड कैनिंग को। भारत में प्रथम बजट का प्रस्तुत किया गया 18 फरवरी 1860 को। भारतीय संविधान सरकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत सार्वजनिक बजट बनाने की अधिकारिता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 112 है। भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जिसे सामान्यतः बजट कहा जाता है, लेकिन संविधान बजट शब्द का उल्लेख नहीं है? तो 112। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उल्लेख है, लेकिन इसमें संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण का अनुच्छेद 112 में उल्लेख है। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन ने फ्रेंड्स 1860 को ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट पेश किया, इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। उस समय जेम्स विल्सन ब्रिटिश सरकार के वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय वित्तीय बजट संसद में किसके द्वारा पेश किया जाता है? वित्त मंत्री के द्वारा। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई ने पेश किया था। आपको बता दें साथियों, ब्रिटिश भारत का प्रथम बजट 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम शेट्टी ने पेश किया था। वहीं गणतंत्र भारत का सर्वप्रथम बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। तो फ्रेंड्स, ये आपको जो तीनों जो मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट समझाए हैं, इनको आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। बजट शब्द का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। भारत में शून्य आधारित बजट
सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? राजीव गांधी जी ने। शून्य आधारित बजट का जनक किसे माना जाता है? पीटर ए पायर को। राजकोषीय घाटा की अवधारणा किस समिति ने प्रस्तुत किया था? सुखमय चक्रवर्ती समिति ने 1985 में। रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? विवेक देवराय समिति ने। भारत में सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई हैं, 10 बार इन्होंने पेश किया है। निष्पादन बजट की अवधारणा की किस देश से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत में आर्थिक समीक्षा यानी इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इकोनॉमी सर्वे जो है वित्त मंत्री इसको पेश करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साथियों याद रखिएगा, जो मूलतः जो तैयार करता है वो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सरकार की आय व्यय ऋण तथा करारोपण से संबंधित क्रियाएं क्या कहलाती हैं? राजकोषीय नीति यानी फिस्कल पॉलिसी। भारत में राजकोषीय नीति को कौन निर्धारित करता है? वित्त मंत्रालय। भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? विश्वनाथ प्रताप सिंह के द्वारा। ऐसे वे जिनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में पूंजी या संपत्ति का सृजन नहीं होता क्या कहलाते हैं? राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त प्रतिफल को किस घाटे की संज्ञा दी जाती है? प्राथमिक घाटा। किसी वित्तीय वर्ष में जब कुल राजस्व प्राप्तियां कुल राजस्व व्यय से कम हो तो उसे क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा यानी रेवेन्यू डिफिसिट। राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर क्या प्राप्त होता है? प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा। संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया के विषय में मांग की गई राशि को 1 रुपया करने की नीति को क्या कहा जाता है? नीति कटौती प्रस्ताव यानी पॉलिसी कट प्रपोजल। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए पेश किए गए आम बजट को क्या कहा गया? ब्लैक बजट इसको कहा गया। शून्य आधारित बजट यानी जीरो वेस्ट बजट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सूर्यास्त बजट यानी सनसेट बजट। वर्ष 1948-49 में बजट में पहली बार अंतरिम शब्द यानी इंटरिम वर्ड का प्रयोग किसने किया था? आर.के. शनमुखम शेट्टी ने। भारतीय संविधान में कृषि को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? राज्य सूची के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में। ठीक है, केंद्रीय बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है? नागालैंड में स्थित है केंद्रीय बागवानी संस्थान। कृषि मूल्य आयोग यानी एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर है 1965 में। नेक्स्ट है, कृषि मूल्य आयोग का नाम बदल करके कृषि लागत और मूल्य आयोग कब किया गया? वर्ष 1985 में। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य संतुष्टि वर्ष में कितनी बार की जाती है? सही आंसर है 2 बार। कृषि लागत और मूल्य आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। 1 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि क्या कहलाती है? सीमांत जोत। गन्ने की उचित और लाभप्रद कीमत को कौन अनुमानित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। भारत में विश्व कृषि संगणना कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कृषि संगणना फर्स्ट एग्रीकल्चर सेंसस कब की गई थी? 1970 में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लागू की गई? कर्नाटक द्वारा। भारत सरकार ने किस लिए कीमत स्थिरीकरण कोष यानी प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना का निर्णय लिया है? चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू की कीमतों को स्थिर रखने के लिए भारत सरकार ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड की स्थापना किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2007-8 में। राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? निर्यात योग्य कृषि मूल्य से। एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? गेतल सूद, रांची में। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? कटक में। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? करनाल में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कुर्ग में। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बैरकपुर में। टिड्डी चेतवानी संगठन कहाँ है? जोधपुर में। तो टिड्डी चेतावनी संगठन कहाँ है? जोधपुर में। टिड्डी चेतावनी संगठन, यहाँ पर थोड़ा सा साथियों बोलने में मिस्टेक हुई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड कहाँ है? हैदराबाद में। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ है? गाजियाबाद में। पशु चिकित्सा और जीव
विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में। पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? जालंधर में। लघु किसान कृषि व्यापार संघ कहाँ है? नई दिल्ली में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? झांसी में। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? अधिप्राप्ति मूल्य पर है, यानी कि याद रखिए, ठीक है। खाद्यान्न की अधिप्राप्ति वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार किसे और कब दिया गया था? याद रखिएगा 1987 में, याद रखिएगा 1987 में MS स्वामीनाथन को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। दीर्घकालिक कृषि ऋण किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भूमि विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा 6 अप्रैल 1948 में। भारत में लघु स्तर का मुख्य उद्योग कौन सा है? हथकरघा उद्योग यानी हैंडलूम इंडस्ट्री। BSNL की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सन 2000 में। कागज विनिर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन से स्थान है? तो यमुनानगर, गुवाहाटी तथा बल्लारपुर। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर। इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 में मोदी जी के द्वारा। भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट देखिए, भारत में उद्योग हेतु लाइसेंसिंग प्रणाली का आधार क्या है? तो वह है उद्योग अधिनियम 1951। भारत सरकार द्वारा महारत्न योजना की शुरुआत कब की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2009 में। भारत का सबसे बड़ा संगठित और एवं व्यापक उद्योग कौन सा है? वो है कपड़ा उद्योग, जो भारत का सबसे संगठित और व्यापक उद्योग। भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहते हैं? तो फ्रेंड्स बेंगलुरु को कहते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1991 में। नई आर्थिक नीति यानी 1991 किस सरकार के द्वारा लाई गई थी? राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा फ्रेंड्स लाई गई थी। सूक्ष्म लघु मध्यम विकास अधिनियम यानी MSMDA कब पारित किया गया? याद रखिए साथियों, सन 2006 में जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी संबंधी कानून सर्वप्रथम किस देश ने बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा भारत ने। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण यानी NSSO के द्वारा। भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 1991 में। सूचना क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आर्थर सी क्लार्क को। मीरा सेठ समिति किससे संबंधित है? हथकरघा के विकास से। सत्यम समिति का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र नीति से। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का उत्तरदायित्व किस पर है? राइट आंसर हो जाएगा भारत पर्यटन विकास निगम। नायक समिति का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा लघु उद्योग से। आधुनिक सभ्यता के विकास के लिए सबसे मूलभूत उद्योग किसे माना जाता है? लौह इस्पात उद्योग को माना जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा वायुयानों के उत्पादन से। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर है 1955 में। राउरकेला इस्पात संयंत्र भारत किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। भारत के किस इस्पात संयंत्र की स्थापना में जर्मनी सहयोगी देश के रूप में था? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र में। छत्तीसगढ़ में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1955 में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? रूस के सहयोग से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में। स्थापना हुई थी 1955 में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? याद रखिए ब्रिटेन। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जितने करा रहा हूँ इस्पात संयंत्र वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ये कंट्री पूछ लेता है इनकी, तो ये डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं फ्रेंड्स, डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में स्थित बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? रूस। भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कैलोरी प्रति प्राप्ति से। भारत में निर्धनता के स्तर पर आकलन किस आधार पर किया जाता है? परिवार का उपभोग व्यय। ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी कैलोरी प्राप्त न कर सकने वाले व्यक्ति को निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है? 2400 कैलोरी। शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी प्राप्त न कर सकने वाले व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे माना जाता है? 2100 कैलोरी।
दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है? गरीबी के माप से। वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर है नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? वो है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक को किसने और कब विकसित किया था? कोरेडो गिनी ने 1912 में। लॉरेंज वक्र को किसने और कब विकसित किया था? मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में। निर्धनता के दुष्चक्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? प्रोफेसर रेगनर नर्से के द्वारा। ठीक है। विसिसियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? 6वीं पंचवर्षीय योजना में। भारत में गरीबी की गहनता के माप के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी सूचकांक की गणना में किसे इकाई माना है? परिवार को। भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है? तो राइट आंसर है संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर्ड। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित किया गया था? 1975 में। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1952 में। अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या? अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धा पेंशन। तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी से है। योजना आयोग ने किस वर्ष में तेंदुलकर समिति बनाई थी? 2004 में। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया था? 37.2%। गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन किन 4 राज्यों में निवास करते हैं? तो इन 4 राज्यों में बिहार, यूपी, एमपी और उड़ीसा। भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? सुरेश कुमार को। ट्राइसेम कार्यक्रम किससे संबंधित है? राइट आंसर है ग्रामीण विकास से। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष 2014 का संबंध किससे है? तो बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण से। जीवन की भौतिक गुणवत्ता यानी फिजिकल क्वालिटी का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किस पर आधारित है? शिशु मृत्यु दर तथा साक्षरता। प्रथम स्वास्थ्य नीति घोषणा कब हुई थी? 1983 में। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 10वीं। प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वित्तीय समावेश को प्रोत्साहन। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? 2001 में। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? WM एडम्स। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया योजना के अंतर्गत पहला आधार गांव कौन सा है? थेम्बली, महाराष्ट्र। इको मार्क प्रमाण पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध किसके वितरण से है? प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन वितरण। सामान्य संतुलित सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? लियोन वालरस ने 1874 में। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यानी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक शिक्षा से। भारत में शिक्षित बेरोजगारों का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? केरल में है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर किस योजना को प्रारंभ किया गया था? सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब किया गया? 11 अक्टूबर 2014 में। विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। चक्री तथा घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है विकसित देशों में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सरकारी स्तर पर सर्वप्रथम परिवार नियोजन कार्यक्रम किस देश में अपनाया गया था? भारत में। जब कुल उत्पादित स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन कितना होगा? 0। एनर्जी स्टैटिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुख्य घटक क्या हैं? अल्पपोषण, शिशु वृद्धि रोधन तथा शिशु मृत्यु दर। इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस नामक पुस्तक की रचना किसने की? डॉक्टर विमल जालान ने। मराकेश संधि किससे संबंधित? दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से।
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को प्रतिदिवस मनाया जाता है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? गुन्नार मिर्डल ने। ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया था? आईटीसी यानी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर ने। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है? यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अहमदाबाद, गुजरात में। प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक लेखक कौन है? बी.एस. मिन्हास। अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे और कब दिया गया था? जॉन टिनबर्गेन को 1969 में। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन थे? अमर्त्य सेन थे। 1998 में इनको मिला था। भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? 1972 में लागू हुआ था। विश्वव्यापी महामंदी द ग्रेट डिप्रेशन कब हुई थी? 1929 में। पूंजी का संग्रहण यानी द एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉबिन्सन। अर्थशास्त्र की पुस्तक द थ्योरी ऑफ इनकम के लेखक कौन है? जे.एम. किन्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1776 में। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण सेक्टर थेसिस के प्रतिपादक कौन थे? फिशर और क्लार्क। तातीपाका तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। बर्गसन मापदंड किससे संबंधित है? कल्याण अर्थशास्त्र से। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 21 अगस्त 2014 से। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू हुआ था? 28 अगस्त 2014 से। स्वच्छ भारत मिशन की योजना की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 से। फास्टैग योजना कब शुरू हुई? 31 अक्टूबर 2014 से। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण ये कब शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2014 से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ? 22 जनवरी 2015 से। सुकन्या समृद्धि योजना कब शुरू हुई? 22 जनवरी 2015 से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? 20 फरवरी 2015 से। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब शुरू हुई? 9 मई 2015 से। अटल पेंशन योजना कब शुरू हुई? 9 मई 2015 से। स्मार्ट सिटी परियोजना कब शुरू हुई? 25 जून 2015 से। स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? 16 जनवरी 2016 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई? 1 मई 2016 से। नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई? 7 जुलाई 2016 से। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता योजना कब शुरू हुई? 8 फरवरी 2017 से। गरीबी भारत छोड़ो अभियान कब शुरू हुआ? 11 अक्टूबर 2017 से। समग्र शिक्षा मिशन अभियान कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल 2018 से। आयुष्मान भारत योजना कब शुरू हुआ? 25 सितंबर 2018 से। आत्मनिर्भर भारत योजना कब शुरू हुआ? 12 मई 2020 से। किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुआ? 1 फरवरी 2019 से। कृषि को उद्योग का दर्जा सर्वप्रथम किस राज्य ने कब और कब दिया था? तो महाराष्ट्र ने 1997 में। विश्व की सर्वाधिक सहकारी संस्थाएं किस देश में है? भारत में है। भारत का सर्वाधिक नगरीकरण राज्य कौन सा है? गोवा है। भारत में डीजल इंजन बनाने वाला पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया था? सतारा, महाराष्ट्र में 1932 में। कृष्ण कार्तिक का संबंध किससे है? खनिज तेल में आत्मनिर्भरता से। भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? सिरपुर, महाराष्ट्र में। बिग पुश थ्योरी किसने दी थी? आर रॉडन ने। भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। राष्ट्रीय किसान आयोग नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर का गठन कब किया गया था? 2004 में। एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, आप सबको पता होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर किसे कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आपको बता दें डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था का पायनियर या भारतीय अर्थव्यवस्था को उदारीकरण का दूत कहा जाता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण वर्ष 1995 में शुरू हुआ था। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री थे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर टोटल 500 प्लस क्वेश्चन किए। 13 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा कराया क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने सोचा 500 प्लस भी करा देता हूँ बच्चों का, जिससे कि एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी मेहनत पसंद आई होगी। तो पसंद आई है अगर मेरी मेहनत तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों। साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और एक कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा कि आपको अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, लगता है कि सर ने मेहनत किया है, तो ज़रूर कमेंट करके हौसला बढ़ाइएगा।
और फ्रेंड्स, सामान्य विज्ञान जीके जीएस का हमारे पास 5000 ऑनलाइनर पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7067567024 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्ज़ाम दे के आइएगा फ्रेंड्स। अगर आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएंगे, मुझे उम्मीद है, तो एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कितने प्रश्न बने थे। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।